आप सभी का ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल पर स्वागत। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखने वाले हैं 10वीं कक्षा लोक भारती डे 16 में आज हम ब्रिज कोर्स डे 16 देखने वाले हैं। उसे 9वीं कक्षा से जो हमने क्षेत्र में कौशल प्राप्त किए हैं उसकी रिवीजन हम लेने वाले हैं। जो क्षेत्र है वह है श्रवण, पठन, लेखन और भाषण। उसमें से आपको अपेक्षित कौशल भाषण आना चाहिए, यानी आपस में भाषण और संभाषण रूप में व्यक्त करने के प्रयास आप सभी ने करने चाहिए। आप सभी ने छात्रों जो हिंदी का साहित्य होता है वह समझदारी में पढ़ने और उसका आनंद लेने में आपको सक्षम बनना चाहिए। इसलिए यही क्षेत्र और अपेक्षित कौशल प्राप्त होना जरूरी है। इसलिए आज की संकल्पना है पद्य, और उस पद्य संकल्पना पर हम यह कौशल्य के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए हम इस डे 16 में हम जानने वाले हैं एक कविता यानी पद्यांश पढ़कर उस पर विचार विमर्श करने वाले हैं। इसका हेतु जो है वह है आकलन हेतु से प्रेरित हम जानने वाले हैं। यह पद्यांश के कुछ पंक्तियां हैं। बंद नहीं अभी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि इसमें जो आप जानने वाले हैं वह है कि प्रस्तुत कविता जो है चांदनी रात कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यह पंचवटी खंड काव्य से ली गई है। प्रस्तुत पंक्तियों में चंद्रमा की छटा का सुंदर वर्णन किया गया है। चंद्र किरणें धरती पर अपनी अद्भुत छटा बिखेर रही है और धरती से आकाश तक स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। सारा वातावरण इतना आनंदित हो रहा है और ऐसे वातावरण को धरती भी मानो अपनी प्रसन्नता झूमकर अर्थात पेड़ पौधों के झूमने से व्यक्त कर रही है। यानी विद्यार्थी मित्रों, आप इसमें देखने वाले हैं कि जो हमने इसमें जो कितने शांत और चुपचाप, यानी प्रस्तुत कविता चांदनी रात कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जो पंचवटी खंड काव्य से ली गई है। 9वीं कक्षा की यही पद्य विभाग में जो कविता है चांदनी रात, इस प्रस्तुत पंक्तियां उसी कविता में की है। चंद्रमा की छटा का सुंदर वर्णन किया गया है। शुभ्र श्वेत चंद्रमा का सौंदर्य देखते ही बनता है। ऐसा कहा है कि इतना प्रकाश फूट पड़ता है कि धरा इस प्रकाश में नहाती हुई प्रतीत होती है। प्रस्तुत पंक्तियों में उन्होंने कहा है कि वहां पर हरियाली छाई हुई होती है और मंद पवन बहती है जो अपने साथ मंद गंध लेकर आती है। दसों दिशाएं भी उल्लासित रहती है। नियति है, जो सृष्टि है, वह चुपचाप शांत भाव से अपना कार्य करती रहती है। यही उसका सरल अर्थ हमने देखा है। उस पद्यांश का अर्थ और भावार्थ समझने के बाद हम कुछ कृतियां करने वाले हैं। तो वही कृतियों के बारे में हम जानने वाले हैं कि नियति को नटी
इसलिए कहा गया है। क्यों कहा गया है नियति को नटी? किस लिए कहा गया है? कलाप, यानी अभी चलते हैं नियति नटी के कार्य कलाप। आकृति में नियति नटी करती है, करती रहती है। क्या करती रहती है? कलाप करती रहती है। और नियति के एकांत भाव के विशेषण कौन से है? एकांत भाव के विशेषण, नियति शांत और चुपचाप सब सहती है, देखती है, एकांत भाव से देखती है। आगे और हम कुछ पद्यांश का चयन करेंगे। उस चयन के बारे में यानी पद्य विश्लेषण करने के हेतु प्रेरित करेंगे कि यह कहा है कि है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। यानी सदा सवेरा होने पर नियति क्या बिखेर लेती है, वही कहा गया है कि प्रस्तुत काव्य में कहा गया है कि जो भावार्थ है वह कहा गया है कि प्रस्तुत कविता ही चांदनी रात को इस कविता की ही है। मैथिली शरण गुप्ता ने पंचवटी काव्य खंड काव्य से ली गई है। प्रस्तुत कविता में चंद्रमा की छटा का वर्णन किया गया है कि चंद्रमा की जो किरणें हैं धरती पर अपनी अद्भुत छटा बिखेर देती है और वह धरती से आकाश तक स्वच्छ चांदनी बिछी हुई होती है। सारा वातावरण इतना आनंदित हो जाता है कि और ऐसे वातावरण को धरती भी मानो अपनी प्रसन्नता झूमकर अथवा अर्थात पेड़ों पौधों को झूमने से व्यक्त हो रही है, ऐसा प्रस्तुत काव्य में कहा गया है। यह हो गया उसका सरल अर्थ। और आगे रवि यानी सवेरा होने पर क्या क्या होता है, यही उस कविता में कहा गया है। तारों का उदित होना, पंक्तियों का भाव लिखिए। निम्नलिखित कल्पना को व्यक्त करने वाली पंक्तियों का भाव लिखिए। तारों को उदित होना, तारों को कौन उदित करता है और तारों का अस्त होता है, यानी क्या होता है? तारों को उदित होना यानी मोती सबके सोने पर रवि बटोर लेता है उनको, यानी उदित होने पर और अस्त होने पर बटोर लेता है। या शब्द के पद्यांश शब्द को ढूंढकर लिखना है। सूरज के लिए रवि कहा है। यहाँ पर रवि हमेशा सदा, यह शब्द आया है पद्यांश में, सदा। देखिए सदा यह शब्द आया है, सदा लिखिए, उसके सामने कृति अपनी वही में लिखिए। सुबह के लिए सवेरा, सवेरा यह शब्द आया है, यह लिखना है आपको, सवेरा। सुबह और भी सवेरा ही आया है, यानी प्रकृति मनुष्य की मित्र है, यह आपको स्पष्ट करना है। प्रकृति मनुष्य की मित्र कैसी है, यह आपको बताना है कि प्रकृति से मनुष्य को कैसे अपने जीवन में कैसी प्रकृति सहायता करती है। यानी खेत फसलों से हमें अन्न देने का, यानी अन्नदाता का काम करती है प्रकृति। हमारे लिए प्रकृति से जो जीवन का जो हम गंध लेते हैं, यानी श्वास का काम करती है प्रकृति। और प्रकृति हमें पूरा जीवन हमारा बिताने में सहायता करती है, ऐसा स्पष्ट करना है। यानी वह हमारी सच्ची मित्र है। जैसा मित्र हमें जीवन में सहायता करता है, हमारे जीवन में साथ साथ रहता है, साथ चलता है, ऐसा ही प्रकृति बिल्कुल मित्र जैसी सहायता हमारी करती है। यही स्पष्टीकरण नीचे आपको लिखना है। वही कृति हमें वही में लिखनी है। यहाँ और एक पद्यांश दिया गया है। डाल हिलाकर आम बुलाता तब कोयल आती है,
नहीं चाहिए इसको तबला, नहीं चाहिए हारमोनियम, छिप छिप कर पत्तों में यह तो गीत नया गाती है। चिक चिक मत करना रे निक्की, भौंक न रोजी रानी, गात एक सुना करते हैं सब तो उसकी बानी। तो यह जो पद्यांश है, यह प्रस्तुत जो कविता है, कौन सी, 9वीं कक्षा में कोयल, उस कोयल यानी प्रसिद्ध, जो सबसे प्रसिद्ध कवि हैं, उनकी यह कविताएं हैं। यानी उसका भावार्थ हम सबसे पहले जानने वाले हैं कि यह महादेवी वर्मा की कविता है। इस प्रस्तुत कविता में, कोयल नाम के कविता में, जो उनके साहित्य करुणा और सहानुभूति के दर्शन होते हैं। आपके उन्होंने वेदना पीड़ा के गीत हृदय को उनके छू लेते हैं। सुश्री वर्मा जो है पद्म भूषण से सम्मानित है। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की एक जानी मानी हस्तियां महादेवी वर्मा के नाम से जानी जाती है। प्रस्तुत कविता कोयल के गान में आप लोक कल्याण की भावना को ढूंढती है। मधुर गीत गाते हुए कोयल का आगमन जब आम के पेड़ों में बौर आता है, तो यह तभी हो जाता है कि कोयल के गायन में स्वाभाविकता है, उसे किसी सहायक वाद्य की जरूरत नहीं है, इसलिए उसका कुंजन सबको भाता है। ऐसे लगता है जैसे आम के लगने की सुखद सूचना देने के लिए ही वह आती है आम के पेड़ों पर। उसको आम खाने में रुचि नहीं है, केवल लोगों को प्रसन्न देखने के लिए यह मीठी आवाज में गाती है। तो इसी कहानी में उन्होंने कहा है, लेखिका ने, कि मोर और मोरनी का मार्मिक वर्णन किया है। लेखिका इस बार चिड़िया को लेकर गूंजने में वह कहती है कि समय बिताने के बाद दोनों चीजें बड़े हो जाते हैं और मोर और मोरनी गाते हैं। इस रंग बिरंगे चटखिले पंखों के कारण अत्यंत सुंदर दिखते हैं, लेकिन मोर अपनी सुंदरता की मिसाल होते हैं। चिड़ियाघर के सभी पक्षियों को का संरक्षक बन चुके हैं। यह मौका वह दंडित भी करता है और सुरक्षा भी प्रदान करता है। मोर अपने नृत्यों को मंत्रमुग्ध कर देता है, ऐसे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, ऐसे यहाँ पर उन्होंने कहा है। तो यह हुआ उस कोयल कविता का सरल भावार्थ हमने अभी जाना है। तो अब हम उस पर जो कहा है, छिप छिप कर नया गीत गाती है, तो उस पर हमें आम बुलाता है, इसे बुलाता है, किसे बुलाता है, आम कोयल को बुलाता है। कैसे बुलाता है आम, जैसे मानो बुलाता है तब कोयल आती है डाल हिलाकर। कैसे बुलाता है, डाल हिलाकर, या डाल हिलाकर लिखना है। कोयल को किसकी जरूरत नहीं है, कोयल को किसकी जरूरत नहीं है, उसको तबला और हारमोनियम की जरूरत उसे नहीं चाहिए। इस दोनों की जरूरत नहीं है, यह लिखना है वहां पर। पद्यांश में उल्लेखित पशु पक्षी कौन से हैं, कौन से पशु पक्षी है, कोयल है, निकी है, भौंकन रानी है, यानी सबकी बानी है, ऐसा कहा है। यहाँ आओ और सृजन करे पर्यावरण सुरक्षा और वृक्ष, इस विषय पर अपने विचार आपको लिखने हैं। यानी यह विचार भी आपको लिखने हैं। किस विषय पर, पर्यावरण के विषय पर आपको अपने विषय लिखने हैं। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो अपना स्वमत लिखना है कि आपको पर्यावरण क्या क्या देता है। पर्यावरण में जो पशु पक्षी होते हैं वह हमारे लिए कैसे सुंदरता बढ़ाते हैं और हमारे लिए निसर्ग का संतुलन यानी पर्यावरण का संतुलन कैसे रखते हैं, इस पर वह कहा गया है। तो आपको इस पर लिखना है। क्या लिखना है आपको, यही विचार लिखने हैं कि
सुरक्षा और वृक्ष कैसे है। पर्यावरण सुरक्षा हमें कैसी करनी है, यानी पेड़ नहीं काटने हैं। पेड़ काटने पर, पेड़ काटना यही एक बड़ा अपराध है, यही लोगों को समझाना है। और यह करने पर हम एक ढंग से हम पर्यावरण की सुरक्षा ही करते हैं। यानी हमें पेड़ लगाने हैं, पेड़ को बढ़ाना है, और पेड़ लगाने से हम पर्यावरण सुरक्षा में एक हिस्सेदारी दे सकते हैं। पूरक साहित्य स्रोत जो है, जो महादेवी वर्मा लिखित जो नीलकंठ नामक जो उनकी रचना है, वह आपको पढ़नी है। उस नीलकंठ में उन्होंने कहा गया है कि उस नीलकंठ कविता से प्रस्तुत जो साहित्य है नीलकंठ, उस नीलकंठ से आपको प्रस्तुत कविता का जो भावार्थ है वह महादेवी वर्मा के उस नीलकंठ में कहा गया है कि प्रस्तुत इस कहानी है। वह कहानी एक मोर और मोरनी के मार्मिक वर्णन में ली गई है। उसे नीलकंठ कहा गया है कि मोर और मोरनी जब अपना समय बिताते हैं तो मोर अपने रंग बिखरते पंखों के कारण अत्यंत सुंदर दिखते हैं, लेकिन मोरनी अपने सादे पंखों के बावजूद भी नजाकत और सुंदरता की मिसाल होती है। यानी अगर आपने विद्यार्थी मित्रों, अगर मोर और मोरनी देखी होगी तो मोर सुंदर दिखते हैं अपने पंखों के कारण, लेकिन मोरनी को पंख नहीं होते हैं, कम होते हैं इसलिए, लेकिन वह अपनी नजाकतता और सुंदरता के कारण भी एक मिसाल होती है और पूरे चिड़ियाघर के पशु पक्षियों का संरक्षक बन चुकती है। वह मौका पाने पर दंडित भी होती है, लेकिन सुरक्षा भी करती है। मोर अपने नृत्य से सबको मंत्रमुग्ध करते, अतिथि भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं जो देखने के लिए चिड़ियाघर आते हैं। फिर एक लेखिका उस चिड़िया बेचने वाले से एक मोरनी खरीद कर लाती है और थोड़ी घायल है वह। कुछ उपचार के बाद वह जब मोरनी ठीक हो जाती है तो वह मोर पर अपना अधिकार जताना शुरू करती है। इस चक्कर में वह पहले से रहने वाली मोरनी को चोंच मारकर परेशान भी कर देती है। एक दिन वह पुरानी मोरनी के अंडों को भी फोड़ देती है। इससे मोर इतना आहत हो जाता है कि वह खाना पीना बंद कर देता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके वियोग में नई मोरनी भी कुछ दिनों के बाद इस दुनिया को छोड़ देती है। अब पुरानी मोरनी अपने प्यारे मोर की विरह से इधर उधर भटकती रहती है और अपना आर्तनाद से उसे पुकार करती है। यही एक रहस्य भरी और ऐसी कहानी नीलकंठ है, उसे आपको पढ़कर लिखना है। मैंने आपको उस कहानी का कुछ अंश बताया है। नीलकंठ अगर आपको मिली तो आप उसे पढ़िए, क्योंकि बड़ी मनोहर दृश्य का यह नीलकंठ कहानी की रचना दी गई है। आप उसे पढ़िए और पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगी कि वह कहानी एक बड़ी सुंदर कहानी मोर और मोरनी के जीवन पर बताई है, उसमें कहानी बताई है वह रचना। इसी के साथ आपने जो डे 16 है उस आप सभी ने